देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो तुम लोग कोई अगर बाई चांस आउट हो जाते हो ना मीटिंग से तो मुझे व्हाट्सअप करो, क्योंकि फिर से मुझे जो है वो साउंड रिसीव नहीं हो रहा है। ऐसे तुम लोग का साउंड रिसीव हो रहा है, बट जब कोई एंटर करना चाह रहे हो तो रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मुझे अगर व्हाट्सअप करोगे तो ही समझ में आएगा। अच्छा देखो, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस पे हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था बाकी क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये तो कंसेप्ट सीखा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 किया था, इलास्ट्रेशन 2 किया था। ठीक है, इलास्ट्रेशन 3 भी किया था, 1 2 3 और उसके बाद 7 किया था। अच्छा 1 2 3 7 10 बस। अच्छा 1 2 3 7 और 10 किया। देखो आज हम लोग क्या कर सकते हैं। ये देखो मुझे आवाज नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग पोते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अब देखो फोर्थ नंबर वाला भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें शायद बोनस वाला कंसेप्ट है। फिफ्थ नंबर वाला भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन 6। इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलास्ट्रेशन 6 में देखते हैं क्या है। अच्छा देखो इसमें बोला है कि ए लिमिटेड एक्वायर 60% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 60% शेयर एक्वायर किया है एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर करके। मतलब एक एक शेयर का जो वैल्यू है वो है 20 रुपीज करके। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। और बी लिमिटेड का हम लोग को बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा 10 लाख इक्विटी शेयर। बी लिमिटेड कौन है? सब्सिडियरी। ठीक है, मतलब ए ने होल्ड किया है तो बी क्या हो जाएगा? सब्सिडियरी हो जाएगा। हम थोड़ा बीच बीच में चेक करते जाएंगे, कोई अगर एंटर करना चाह रहे हैं आवाज नहीं आएगा इसलिए। अच्छा देखो इलास्ट्रेशन 6। ठीक है, हम लोग पहले ना पूरे क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो इसमें बोला है कि ए लिमिटेड एक्वायर 60% शेयर ऑफ बी लिमिटेड। तो ऐसे ड्रॉ करो। ए लिमिटेड ने, ए लिमिटेड फिर क्या कंपनी हो गया? होल्डिंग। ठीक है, और हम लोग ऐसे करके लिख सकते समझने के लिए, ए लिमिटेड होल्डिंग हो गया, बी लिमिटेड जो है वो सब्सिडियरी हो गया। ठीक है, बी लिमिटेड जो है वो सब्सिडियरी कंपनी हो गया। अच्छा अब 60% ऑक्युपाई किया है, 60% ऑक्युपाई किया है। ठीक है, तो 60% अगर होल्डिंग का है तो माइनॉरिटी का हो जाएगा 20%। देखते हैं क्या बोला है। बी लिमिटेड का जो बैलेंस शीट है उसमें बोला है शेयर कैपिटल है 10 ईच करके 10 लाख यानी 1 करोड़। 10% डिवेंचर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। ये बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है। कुछ एसेट्स है कुछ लाइबिलिटीज है। नहीं ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हाँ नीचे का एसेट्स है। ऑन द सेम डे बी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट 20%। मतलब इसी दिन, इसी दिन जिस दिन एक्वर हुआ है। ठीक है, डेट तो कुछ नहीं दिया है, जिस दिन एक्वर हुआ है मान लो ये डेट को एक्वर हुआ है, इसी सेम डेट में बी लिमिटेड ने क्या किया है, मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड। ठीक है, डिक्लेयर किया है डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। देखते हैं कितना करके डिविडेंड डिक्लेयर किया है। बोल रहा है डिक्लेयर डिविडेंड 20% एज एग्रीड बिटवीन बोथ द कंपनीज। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है 20% सब्सिडियरी कंपनी ने। अब बोल रहा है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट वेयर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% एंड इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एट मार्केट वैल्यू ऑफ 60 लाख। और इस दिन इन्होंने प्लांट एंड इक्विपमेंट को 10% से डेप्रिशिएट किया है। प्लांट मशीनरी कर दिया मैंने, प्लांट इक्विपमेंट का डेप्रिशिएशन लगा है 20%, सॉरी 10% और इन्वेस्टमेंट को 60 लाख में लिया है। 10% और इन्वेस्टमेंट को लिया गया है 60
लाख में। शायद बुक वैल्यू कुछ और होगा इसीलिए अलग से बताया। कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व टू बी रिकॉर्डेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग को बोला ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसमें क्या होता है, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व कुछ तो एक बनता है। मतलब जो परचेजिंग कंपनी है उसके लिए ये जो परचेज है या तो वो गुडविल जनरेट करके देगा या तो वो कैपिटल रिजर्व जनरेट करके देगा, वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो भी आएगा वो हम लोग कैसे पता करते हैं कि हम लोगों ने जो कॉस्ट देके इस कंपनी का शेयर परचेस किया क्या उससे हमें कम अमाउंट रिसीव्ड हुआ या ज्यादा हुआ। अगर कम रिसीव हुआ है तो फिर गुडविल, ज्यादा हुआ तो फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या रिसीव होगा जब हम लोग किसी कंपनी का शेयर एक्वायर करते हैं। तो शेयर और उसके साथ साथ हमें रिसीव होता है अगर कोई प्री पीरियड का, मतलब हमें वो भी परचेस, देखो शेयर तो परचेस करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ प्रॉफिट भी परचेस करना पड़ेगा ऑन दैट मोमेंट जो प्रॉफिट हमें दिखेगा। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी का। अच्छा, सबसे पहले तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने से हम लोगों ने परचेस किया, मतलब खर्चा कितना किया। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन हमें बताएगा, देखते हैं बताया है कि नहीं। बताया है 20 पर शेयर करके खरीदा है। कितना सारा शेयर्स खरीदा है, 60%। तो तुम लोग बता सकते हो कि कितना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये इंफॉर्मेशन जो दिख रहा है इसी से बताना पड़ेगा। 60% शेयर एक्वायर हुआ है किसका, बी लिमिटेड का। टोटल शेयर कितना था, इतना। ठीक है, एक एक शेयर कितने से खरीदा गया, 20। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मुझे बता सकते हो कितना होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बताओ। बोलो। मैम 60 लाख। 60 लाख। इस पे 60% कर रहे हो, तो इस पे 60% किए हो। हाँ मैम। मैम 10 लाख इंटू 60%, तो वो 6 लाख होता है। 6 लाख इंटू 20 पर शेयर। हाँ, 20 करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट इस पे लगाओगे तो वो तो 10 रुपीज वाला वैल्यू निकल के आएगा ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग कितने सारे शेयर्स परचेस कर रहे हैं वैसे करके करो। 10 लाख का 60%, ये देखो हम लोग 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स परचेस कर रहे हैं। ठीक है, 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, 10 लाख टोटल शेयर्स में, आउट ऑफ 10 लाख शेयर्स हम लोग 60% शेयर्स परचेस करेंगे। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। कितना करके, 20 रुपीज करके। ये कैलकुलेट करना चाहिए तब ना आएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा फिर, 1 करोड़। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, अब यहां से माइनस क्या करेंगे, यहां से माइनस करेंगे होल्डिंग कंपनीज शेयर्स इन इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरीज कंपनीज। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए लिमिटेड 60% होल्डिंग इन नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के नेट वर्थ में ए लिमिटेड का 60% होल्डिंग हमें माइनस करना है, क्योंकि हमें कितना, ये जो हम लोगों ने पेमेंट किया 1 करोड़ 20 लाख क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने 60% होल्डिंग लिया है उनके बिजनेस में। अब होल्डिंग लेने का मतलब क्या क्या मिल रहा है, होल्डिंग लेने का मतलब हमें शेयर मिलेगा और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्रॉफिट है तो। ठीक है, और अगर कोई इन डिविडेंड का बात है तो फिर वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। क्या इन्होंने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया था, वो देखा नहीं। तो हम फिर से एक बार देखते हैं, नहीं कोई नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा अब देखो डिविडेंड का यहाँ पर क्या बोला है। ऑन द सेम डेट, ये कैलकुलेट द गुडविल डिविडेंड बोला है। ऑन द सेम डेट बी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड, क्या मैंने ये वाला पॉइंट दिखाया, हाँ दिखाया। अच्छा, अब सेम डेट को अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो उस दिन एक्वर भी हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर भी हुआ। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो डिविडेंड मिलेगा तो वो ए लिमिटेड को भी मिलेगा। ठीक है, एक्वर भी हुआ तो इसका मतलब डिविडेंड किनको मिलता है, जो भी शेयर होल्डर होते हैं। अब एस लिमिटेड के बुक्स में तो ए लिमिटेड भी शेयर होल्डर है, वो भी 60% का, तो उसे भी डिविडेंड मिलेगा। लेकिन ये जो डिविडेंड रिसीव होगा, तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये प्री एक्विजिशन होगा कि पोस्ट एक्विजिशन होगा, ये बताओ। पोस्ट मैम एक्विजिशन मतलब
हाँ, प्री एक्विजिशन सही है, ठीक है। ये डिविडेंड जो है ये प्री एक्विजिशन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बोला है 20%, वो डिविडेंड ये बी लिमिटेड कहां से देगी? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से देगी, जिसमें ए लिमिटेड को भी वो मिलेगा, ठीक है। तो ए लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमें कॉस्ट में से करना पड़ता है माइनस, की हम लोग बोलेंगे हमारा कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से इसे माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने ना इसे पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम नीचे यहां पर लिख देंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। अब डिविडेंड कितना होगा बता सकते हो? कॉस्ट में से माइनस होगा, सेकेंड लाइन में लिख सकते थे, अब मैंने ये लिख दिया इसीलिए यहां लिख रहे हैं, बीच में जगह रखेंगे इसका कैलकुलेशन का। कितना डिविडेंड होगा? तो बी लिमिटेड का कितना शेयर कैपिटल था, उस पे बी लिमिटेड डिविडेंड देगी, जिसमें ए लिमिटेड को 60% मिलेगा, ठीक है। तो बी लिमिटेड का कितना शेयर कैपिटल था, ये वाला, ठीक है, 1 करोड़। इसमें कितना डिविडेंड देगी? 20%। तो उसमें ए लिमिटेड का कितना परसेंटेज होगा बताओ, मतलब क्वांटिटी अमाउंट बताओ, मुझे बता सकते हो कितना होगा? बोलो। ये डिविडेंड किस पे मिलता है? शेयर कैपिटल पे ना। तो शेयर कैपिटल कितना है बी लिमिटेड का? अब ये मत सोचो यहाँ 20 क्यों नहीं लग रहा है, वो तो इनका परचेज प्राइस है, उन्होंने इतने सारे शेयर्स इतने रुपए से परचेज किए। बट जब कंपनी डिविडेंड देती है वो नॉमिनल वैल्यू पे देती है, शेयर कैपिटल पे देती है, जो कि नॉमिनल वैल्यू पे बुक होता है। तो बी लिमिटेड का नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? थोड़ी ना कैपिटल चेंज हो गया। बोलो। 6 लाख मैम, बी लिमिटेड का 6 लाख कैपिटल है, मतलब इक्विटी शेयर्स है 6 लाख बी लिमिटेड का। नहीं, शेयर तो पूरा ही है, होल्डर चाहे कोई भी हो, शेयर तो पूरा ही है ना। अगर उनको डिविडेंड देना है तो सभी को देना है, ए लिमिटेड को भी डिविडेंड देना पड़ेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी डिविडेंड देना पड़ेगा। तो डिविडेंड तो टोटल 10 लाख शेयर्स पे ही देना पड़ेगा। शेयर होल्डर चेंज हुआ है ना, शेयर थोड़ी ना चेंज हो गया, शेयर नहीं चेंज हुआ। कोई शेयर खरीदने का मतलब शेयर होल्डर हुआ। तो मुझे पहले ये तो बताओ कि जब बी लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है तो उसका शेयर कैपिटल कितना है? मैम 1 करोड़ का 20%। 1 करोड़ का 20%। ये जो है ना 1 करोड़ कैपिटल, इस पे ही तो डिविडेंड दिया जाएगा, होल्डर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बैलेंस शीट में जितना शेयर कैपिटल है मुझे उसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये 1 करोड़, ये देखो ₹1 करोड़। अच्छा, अब कितना डिविडेंड दिया जा रहा है? 20%। लेकिन ये तो टोटल डिविडेंड हो गया, टोटल शेयर कैपिटल पे। लेकिन इसमें 60% लगेगा। हाँ, इसमें जितना परसेंट होल्डिंग होल्डर का होता है उतना इसको मिलेगा, ठीक है। अब देख लो कितना होगा, शायद 12 लाख होगा, एक बार देख लो। यस 12 मैम, लाख 12 लाख। हाँ, ठीक है। तो देखो, कोई भी शेयर खरीदे हमारा होल्डिंग थोड़ी ना कभी चेंज होगा, ठीक है। कोई भी शेयर खरीदे हमारा होल्डिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब और हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? 60%। ये तो कॉस्ट से रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। और हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड, जो हम लोगों ने परचेज किया। क्या परचेज किया? बी लिमिटेड का नेट वर्थ, ठीक है, जिसका 60% ही लिया है, पूरा नहीं लिया है, ठीक है। अब नेट वर्थ कैसे निकालते? दो ऑप्शंस होता है, या तो हम लोग नेट वर्थ में इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस करेंगे, अगर क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन है। अगर वो नहीं है तो फिर एसेट माइनस लाइबिलिटी करना पड़ता है, ठीक है। टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो यहाँ टोटल एसेट क्या होगा? तो पहले एसेट साइड में जाते हैं। देखो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 70 लाख, लेकिन हम लोग 70 लाख नहीं ले सकते क्योंकि इन्होंने प्लांट इक्विपमेंट को डिप्रिशिएट कर रखा है 10% से। तो मुझे कितना लेना पड़ेगा? ऐसे लेना पड़ेगा, देखो 70 लाख माइनस 70 लाख का 10%, क्योंकि अगर हम लोग रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो रिवैल्यूड अमाउंट ही लेना पड़ेगा ना, बैलेंस शीट का वैल्यू तो चेंज होगा। तो पीपी ले लिया। इन्वेस्टमेंट 45 लाख नहीं लेके लेना पड़ेगा 60 लाख, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन्होंने 60 लाख कर रखा है। तो 60 एल लिखा है मैंने, ठीक है, ये जगह पूरा नहीं मिलेगा मुझे इसलिए। अच्छा, करेंट एसेट में कोई चेंजेस नहीं है तो 68 लाख, ठीक है, प्लस लोन्स एंड एडवांसेस 22 लाख।
ठीक है, तो ये पूरा एसेट हो गया, देखो टोटल एसेट, जिसमें जो भी एसेट बोला था पूरा ले लिया, पीपी इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस करना एसेट होता है। लेस होगा आउटसाइडर लाइबिलिटी, जिसमें क्या आएगा, ट्रेड पेबल और 10% डिवेंचर। तो ट्रेड पेबल 55 लाख, 10% डिवेंचर 10 लाख, तो माइनस 55 लाख और माइनस 10 लाख। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, नेट वर्थ। ठीक है, इसका कितना परसेंट मिलेगा ए लिमिटेड को, 60%। अब तुम लोग को कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेट करके देखना है कितना होगा। तो देखो कितना होता है, हम भी अपना कैलकुलेशंस कर रहे हैं। 63, पहले तो आ रहा है 63 लाख। ठीक है, फिर 60 प्लस 68 प्लस 22 माइनस 55 माइनस 10 इंटू 60%। ठीक है, तो 88.8 लाख आ रहा है, तो 88.8 लाख का मतलब कितना हो जाएगा, इंटू 1 मैम लाख कर 88 देते। लाख हाँ, 88 लाख 80,000, 88 लाख 80,000। ठीक है, अब ये सब माइनस करके देखो, तो देखो 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, एक्चुअली कैसे हमें सोचना चाहिए, हम लोगों ने 1 करोड़ 20 लाख पे किया, लेकिन हम लोग अपना कॉस्ट को कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिविडेंड मिल गया। हम लोग तो पहले शेयर होल्डर नहीं थे, फिर भी हमें डिविडेंड मिला। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने एक्वायर किया हमें डिविडेंड मिला, तो हमारे कॉस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 लाख से अगर हम कॉस्ट को पहले कम कर देते, ये समझाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन मैंने आगे पीछे कर दिया ना। तो एक्चुअली हमें कितना कॉस्ट पड़ा पता है, एक्चुअली हमें कॉस्ट पड़ा है 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख का कॉस्ट हुआ है। अब उसके बदले हम लोगों ने 88 लाख 80,000 का जो है नेटवर्थ लिया। ठीक है, तो फिर हमारे लिए जो भी माइनस करके आएगा, वो पहले ये बताओ कि गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व। मैंने इतना खर्चा किया, बदले में मुझे इतना मिला, तो मुझे कम मिला, मैंने ज्यादा पेमेंट किया, तो आंसर किस चीज का आएगा, गुडविल का कि कैपिटल रिजर्व का, पहले वो तो बताओ। आंसर तो माइनस करने मैम से आ ही कैपिटल जाएगा। रिजर्व। कैसे कैपिटल रिजर्व? मैम गुडविल है। गुडविल होगा ना। कैपिटल रिजर्व तो तब होगा जब मैंने कम पेमेंट करके ज्यादा चीज लिया। मैंने लिया 88 लाख 80,000 का चीज, ठीक है, और पेमेंट किया 1 करोड़ 8 लाख। ठीक है, तो ज्यादा पे किया, तो इसका मतलब गुडविल होगा। ठीक है, गुडविल होगा। अब माइनस करके देखते हैं कितना गुडविल हो रहा है। 19 लाख 20,000, 19 लाख 20,000 इतने का गुडविल हो रहा है। ठीक है, इतने का गुडविल हो रहा है। अच्छा, कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं? ओह, गुड आफ्टरनून अभिजीत। गुड आफ्टरनून मैम। আচ্ছা, 19 লাখ 20,000 का গুডউইল হবে। আমার মনে হয় নেটওয়ার্ক ইস্যুস নয় অভিজিৎ, অ্যাকচুয়ালি আমার এই সাউন্ডটা আসছে না। ঠিক আছে, ওই জন্য আমি বুঝতে পারছি না তুমি ওয়েট করছিলে। ঠিক আছে, যদি কেউ বেরিয়ে যাও তাহলে আমাকে মেসেজ করবে, আমি দেখে নেবো। সাউন্ড আসছে না আমার। अच्छा, ठीक है, ये क्लियर हो गया कैसे गुडविल हम लोग कैलकुलेट करें, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अच्छा, इलास्ट्रेशन हम लोगों ने ये कौन सा वाला कर लिया, 6। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इलास्ट्रेशन 7, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, सही बोल रहे हैं ना, इलास्ट्रेशन 7 कर लिया था, तुम लोग एक बार देख लो तो। कर लिया था। यस मैम किया था। अच्छा, 7 कर लिया था। ठीक है, 8th नंबर ये करेंगे। 8th नंबर ये नहीं किया था। ठीक है, इसमें बोला है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, दोनों कंपनी का ना हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दोनों का इक्विटी शेयर 6%, प्रेफरेंस शेयर, ए का 0 है प्रेफरेंस शेयर, और इसका 1,000, जनरल रिजर्व, पीएल, ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेबल, ये सब लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेबल। गुडविल है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। ए लिमिटेड परचेज 3/4 इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड, इसका मतलब ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होगा, बी लिमिटेड जो है सब्सिडियरी कंपनी होगा। ए लिमिटेड ने 3/4 परचेज किया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, देखो क्या बोल रहा है।
ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, इसका मतलब ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गया, ठीक है। अच्छा, कितना होल्ड कर रहा है? 3/4। 3/4 मतलब कितना होता है? 3/4 मतलब कितना परसेंटेज होगा? बोलो, पता है कैसे निकाला जाता है? मैम 75। 75%। हाँ, 75% होगा, ठीक है। ए लिमिटेड ने होल्ड किया है 3/4, 75%। अच्छा, फिर बोल रहा है एट द बिगिनिंग, अब कब होल्ड किया है? बोल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट द प्रीमियम ऑफ 25%। अच्छा, मतलब होल्डिंग जो कंपनी बना वो इसी डेट पे, डेट तो नहीं दिया है, लेकिन अगर मेरा ये ईयर का स्टार्टिंग है तो यहाँ पर ही जो है यही मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है, भले ही डेट ना दिया हुआ हो, ये पॉइंट, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ है? बोल रहा है कि इन्होंने ये जो लिया ना 25% प्रीमियम में लिया, इसका मतलब बोल रहा है शेयर का प्राइस, मतलब ये जो परचेस किया, ये क्या परचेस किया है? ये परचेस शेयर किया है। शेयर को कितने परचेस किया है? 25% प्रीमियम। तो यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट ऑफ 25% प्रीमियम देके, मतलब एक्स्ट्रा प्राइस देके इन्होंने ये होल्डिंग लिया है, ठीक है। फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स 1000 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अच्छा, बोल रहा है कि बी लिमिटेड का आज के डेट पे जो पीएल दिख रहा है, बी लिमिटेड इधर है, आज के डेट पे जो पीएल दिख रहा है, ठीक है, 1790, इसमें से 1000 क्यों लिखा है पता है? क्योंकि ये जो डेटा है देखो, ये पूरा का पूरा 1000 में है, ठीक है, इसीलिए 1000 लिखा है। ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब ये एंड का कितना दिख रहा है? पीएल 1790, हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो यहाँ पर एंड में जनरल रिजर्व और पीएल कितना दिख रहा है? किसका? बी लिमिटेड का। देखो, ये देखो यहाँ पर ये जो है, ये तो जो बैलेंस दिया हुआ है ये इंफॉर्मेशन ये ईयर एंड का दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मेट देख के लग रहा है क्योंकि ये बैलेंस शीट जैसा डेटा दिया हुआ है, भले ही बैलेंस शीट के जैसे टोटल ना किया हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पीएल जो है वो हम लोग का 1790, बी लिमिटेड का, और जनरल रिजर्व 800, 1790, ठीक है। ये दोनों डेटा किसका है? बी लिमिटेड का है। बी लिमिटेड का ही लिखना जरूरी है, ए लिमिटेड का तो अपना एज इट इज रहेगा, उसमें वो एड ऑन कर लेगा बी लिमिटेड का अगर कुछ होगा तो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? बी लिमिटेड बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स 1000 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये जो 1790 है, इसमें से 1000 जो है वो पहले का है, मतलब पहले का इन द सेंस यहीं पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बी लिमिटेड का पीएल प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर का है तो इस साल का ओपनिंग होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर का पीएल कितना है? 1000। तो मुझे ये बताओ करेंट ईयर में इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? ये तो टोटल प्रॉफिट है। अगर बी लिमिटेड का प्रीवियस ईयर का ही प्रॉफिट जो है 1000 है, क्वेश्चन बता रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा? मैम 790। हाँ, 790, तभी तो जाके 1000 में 790 ऐड हुआ और 1790 हो गया, ठीक है, 1790 हो गया। अच्छा, अब इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एक्वर होने के पहले का प्रॉफिट। अब देखो दूसरा इंफॉर्मेशन, जनरल रिजर्व बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है ना, बोल रहा है कि वो पूरा, उसका कुछ अमाउंट नहीं बताया, यानी होल अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो पूरा 800 ही जो है वो प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व है, मतलब पोस्ट में कोई जनरल रिजर्व अभी तक इन्होंने क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो ये हो गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। तो प्री पोस्ट को हम लोगों ने बाइफरकेट कर लिया, और ये है टोटल। ईयर एंड में तो दोनों ही होगा ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट प्लस करेंट ईयर का अर्निंग, तो ये हो गया हम लोग का टोटल। अब 800 में जो है करेंट ईयर में कुछ एड ऑन नहीं हुआ है तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो बोल रहा है द डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस एंड करेंट ईयर। अच्छा, अब जो कंपनी के डायरेक्टर है, दोनों कंपनी के डायरेक्टर दोनों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, दोनों ने ही 10% करके किया इक्विटी शेयर कैपिटल पे। बोल रहा है फॉर द प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था, तो बोल रहे प्रीवियस ईयर का डिविडेंड भी देंगे, करेंट ईयर का डिविडेंड भी देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं डिविडेंड
declared at the rate of 10% for previous year and current year both. अच्छा, अब आगे देखते हैं. From the above information, calculate pre and post acquisition profit, minority interest and cost of control. हम लोग को क्या क्या निकाल के देना है? प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाल के देना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट देना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो अभी मैंने तुम लोग को निकाल के दिखाया है. ये देखो यहाँ पर, ये देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 790, ये देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 790,000, तो वो 1000 नहीं लिखा है. जनरल रिजर्व पोस्ट एक्विजिशन का कुछ नहीं है, तो टोटल 790. और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ये देखो 1000 के बाद 1000 होने का मतलब है 1 के बाद 6 जीरोस, जो कि यहाँ दिख रहा है. और जनरल रिजर्व देखो कितना है, 800,000 हो जाएगा, मतलब 18 लाख. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पूछा है, तो ये हम लोग करके दिखा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ये तो हम लोग निकाल ही लिए, ड्रॉ जब कर रहे तब निकाल ही लिए. कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. ठीक है. अच्छा, अब ये सिर्फ बी लिमिटेड का क्यों लिख रहे हैं? अगर कोई ऐसा सोच रहे हो तो प्री पोस्ट तो उसी का होगा ना, क्योंकि उसका कोई एक्वर कर रहा है, तो उसके एक्वरिंग डेट के हिसाब से ही तो जो सब्सिडियरी कंपनी है उसका प्री और पोस्ट आएगा. होल्डिंग का थोड़ी ना कोई प्री और पोस्ट आएगा, होल्डिंग को थोड़ी ना कोई एक्वर कर रहा है. ठीक है, तो इसीलिए बी लिमिटेड का ही हो रहा है. ऐसा मत सोचो कि बी लिमिटेड का ही क्यों हो रहा है, तब तो गलत हो जाएगा ना. ऐसा थोड़ी होता है, बी लिमिटेड का ही होगा, ए लिमिटेड का कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका प्री पोस्ट क्यों होगा? उसको कोई एक्वर कर रहा है क्या जो उसका प्री पोस्ट होगा? अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कैसे दिखाएंगे. अच्छा, यहाँ प्रेजेंटेशन हम एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन. ठीक है. अच्छा, पीएल. ठीक है, प्री एक्विजिशन पीएल हो जाएगा 1000. कैसे निकालेंगे? 1790 बता भी दिया है. 1000 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द 1000 मतलब 1000 लिखा, फिर और 3 जीरो लिख दो. ठीक है, तो ये हो गया. और पोस्ट एक्विजिशन में कितना बचा? 790,000, तो 790 और 1000 के लिए 3 जीरो, मतलब 7,90,000. ये हो गया. और जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन ही था. 800 800,000 सब 1000 में है. ठीक है, और पोस्ट एक्विजिशन में कुछ नहीं आएगा. अच्छा, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन में कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का. टोटल कर लो 18, और यहाँ पर हो जाएगा 7,90,000. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा था, ये हो गया. अच्छा, और नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्या बोला है. माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. हम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, मतलब माइनॉरिटी के हिस्से में कितना जाएगा, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारा जनरल मतलब किसी और का बिजनेस का कंट्रोलिंग लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका शेयर, एक्विजिशन प्रॉफिट और जनरल रिजर्व, ये सब परचेस करना पड़ेगा. उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और माइनस हम लोग कर देंगे हमें कितना जो है रिसीव हुआ है उसके अगेंस्ट में पेमेंट के बदले में, और गुडविल होगा कि कैपिटल रिजर्व, उसी को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का. अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब हम ना इसको थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज ऐसे दिखाते हैं, देखो ताकि समझ में आए. तुम लोग प्रेजेंटेशन अलग तरीके से कर लेना. ये देखो ऐसे करके दिखाते हैं. यहाँ हेडिंग कर दे रहे, फिर हम एक रफ वर्क करके दिखाते. कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ठीक है, ये आ जाएगा. और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये इतने जगह पे बन जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और
कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये कैपिटल या गुडविल रिजर्व यहाँ निकल जाएगा आराम से। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब सब्सिडियरी का शेयर्स और जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वगैरह है उसको खरीदने में इनका कितना पैसा गया। तो बोल रहा है कि 25% प्रीमियम से खरीदा गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो बी लिमिटेड का कितना सारा शेयर्स था वो कैसे निकालोगे। एक एक शेयर्स का कुछ वैल्यू नहीं बोला है तो 10 रुपीज मानेंगे, ठीक है। तो इनका टोटल अगर देखें तो 5000 जो है कैपिटल दिख रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, ये 5000 है, मतलब कितना हो जाएगा 5000 उसके बाद 3 जीरो, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना परसेंट होल्डिंग है, 75%। तो इस शेयर कैपिटल का 75% अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो ए लिमिटेड एक्वायर कर रहा है, लेकिन कितने में एक्वायर कर रहा है, बोल रहा है कि 25% प्रीमियम दे के एक्वायर कर रहा है। तो कितना होगा बता सकते हो कैलकुलेट करके, ट्राई करके देखो, नहीं तो हम बताएंगे कैसे करके होगा। मतलब ये शेयर कैपिटल का जो भी प्राइस होगा उस पे और भी 25% देके खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब ही तो ये होता है प्रीमियम, मतलब एक्स्ट्रा 25% देना पड़ेगा जो भी कॉस्ट है। तो अगर इतने शेयर्स कैपिटल में हम लोग कितना खरीद रहे, 75%, तो 75% करने से जितना भी कॉस्ट आ रहा है कि इतने रुपए का शेयर्स है उस पे और भी 25% देना पड़ेगा, यही तो बोला है। बोलो कैसे निकालोगे, बोलो। अच्छा, अगर ये 25% नहीं बोलता तो मुझे बोलो तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जो है 75%, तो फिर शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना होता, कितने रुपए का शेयर कैपिटल हम लोग लेते हैं, ये तो बताओ। मैम 25%। 3 करोड़ 75 लाख। मैम 3750। हाँ, तो उस 3750 देने से नहीं होगा, बोल रहा है 3750 पे और भी 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो उस पे 25% और लगाओ तो देखो कितना आएगा। मैम टोटल होगा 4687.5। हाँ, 4687.5, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, देखो हम लोग कितना शेयर कैपिटल है किसी का जिसका शेयर एक्वायर कर रहे हैं, बी लिमिटेड का 5000 ये रुपीज में है, ठीक है, क्योंकि ये शेयर कैपिटल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो ऐसे 5000 और उसके बाद 1000, ये क्या है, ये रुपीज में है। इतना शेयर कैपिटल का कितना परसेंट एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड, 75%। लेकिन सिर्फ ये जो 75% करने से आ रहा है, ये देखो 5000, ठीक है। अब इसका 75% करने से ये आ गया कि टोटल 37,50,000, जो तुम लोग 375 बोल रहे हो क्योंकि तुम लोग पूरा जीरो नहीं ले रहे हो, वो भी सही है, वैसे भी किया जा सकता है। तो इतने रुपए का शेयर कैपिटल ले रहा है, लेकिन सिर्फ इतना रुपए देने से नहीं होगा, इतने रुपए का चीज इतने रुपए में नहीं मिला। कैसे मिला, 25% एक्स्ट्रा देके मिला, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है इस पे दो तरीके से कर सकते हो, इस पे और 25% लगाओगे तो होगा, मतलब दो बार लगाना पड़ेगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं ये जो वैल्यू आया, फिर 37,50,000 इंटू 25% करोगे तो आंसर आएगा। या फिर डायरेक्टली इस पे 125% लगाओगे तो भी होगा। जैसे 100 रुपए का चीज जो है वो अगर मुझे 25% ज्यादा देके खरीदना पड़ रहा है तो कितना देके खरीदना पड़ रहा है, 100 प्लस 100 इंटू 25%, यानी 125 रुपीज देके। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 100 पे मुझे 125% देना पड़ेगा, 100% तो देंगे ही जो है, प्लस 25%, तो 125 डायरेक्टली आ गया। अब ये चीज करने का मतलब है ये जो दिखा रहे हैं ये कर सकते हो, ठीक है। या फिर डायरेक्ट 125% लगा सकते हो। अब देखो इस पे 25% लगाओ, कितना आ गया, 9,37,500 प्लस ये 37,50,000, ठीक है। तो ये आ गया 46,87,500, 46,87,500। इतने रुपए, इतना इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा इतने रुपए का। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन इंटू
75% इंटू 125%, तो भी हम लोग का सेम आंसर आएगा 4687,500। दोनों तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। ये तो थोड़ा सिंपल मैथ हो गया, ठीक है, कि हम लोग कैसे करके एक्स्ट्रा कॉस्ट को निकाल सकते हैं, ये या फिर ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन किया जा सकता है, ठीक है। इंटू 75% इंटू 125%, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें से लेस क्या करना पड़ेगा, लेस करेंगे अगर कोई डिविडेंड था, तो क्वेश्चन में ना डिविडेंड था, तो डिविडेंड डिक्लेयर बाय 10% फॉर प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर, तो करेंट ईयर में भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है किसने, दोनों कंपनी ने, लेकिन मुझे यहाँ पर तो सब्सिडियरी कंपनी का डिविडेंड को लेके काम है, तो सब्सिडियरी कंपनी ने अगर प्रीवियस ईयर का भी किया है और करेंट ईयर का भी किया है, तो ए लिमिटेड के लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो होगा कौन सा, प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। करेंट ईयर वाला तो एक्विजिशन के बाद हो रहा है तो उसको नहीं लेते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर वाला तो होगा। तो यहाँ पर प्री एक्विजिशन डिविडेंड को हमें क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि हमारे कॉस्ट को वो कम करता है, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। अब प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना हो रहा है वो देखो, तो जो कंपनी का शेयर होल्ड हो रहा है उसके पास टोटल जितना शेयर्स है उस पे वो डिविडेंड देने वाली है, ठीक है। तो उसका टोटल शेयर्स कितना है, शेयर कैपिटल कितना है, 5000, ये देखो 5000, ठीक है। ये शायद एक जीरो मेरा ज्यादा हो गया है, ठीक है। 5000 इतना जो है शेयर कैपिटल पे डिविडेंड दिया जाएगा। अच्छा, डिविडेंड कितना दिया जाएगा, यहाँ रेट बताया है देखो 10%, ठीक है। डिविडेंड दिया जाएगा 10%, ये तो टोटल शेयर कैपिटल पे, लेकिन जो होल्डिंग कंपनी वो 100% होल्डिंग तो कर नहीं रही है, तो उसको कितना मिलेगा, इसका 75% मिलेगा, ठीक है। जितना वो होल्डिंग करेगी तो उतना ही मिलेगा, तो देख लो कितना होगा, 5000 इंटू 10%, ये हो गया डिविडेंड, इंटू होल डिविडेंड इंटू 75%, इसमें से इनको मिलेगा 75%, मतलब 3,75,000। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इससे कम हो जाता है, तो कम कर दिया 46,87,500, तब मैंने आगे पीछे लिख दिया था ना, तो अब हम क्लियरली लिख के दिखा रहे हैं 43,12,500। अभी हम लोग का इसका मतलब कॉस्ट रिड्यूस होके कुछ इतना हो गया है, ठीक है, 43,12,500। अब हम लोग यहां से ये हम लोगों ने कॉस्ट बेयर किया, बदले में हमें क्या मिला होगा, बदले में हमें मिला होगा नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड, नेट वर्थ ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, वो भी लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, तो इधर लिख देते हैं 75% ऑफ नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। 75% ऑफ नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के नेट वर्थ का 75% मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेटवर्थ कितना है बी लिमिटेड का, चलो ये ड्रॉ देखो, देखो क्या बोल रहा है, बी लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना था, यहाँ दिख रहा है कितना था, 5000, ठीक है। बी लिमिटेड का शेयर कैपिटल था, यहाँ लिख देते हैं, शेयर कैपिटल लिखना भूल गए, 5000, ठीक है। तो 5000 में से कितना मिलेगा, 75%, ठीक है। 5000 इसमें से कितना मिलेगा, 75%, ये शेयर हो गया। और क्या मिलेगा, जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो भी परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर के साथ साथ अगर कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर को ही प्रॉफिट बिलोंग करता है, तो वो कितना है 1000 और 800, मतलब 1800 पीएल और जनरल रिजर्व मिला के, तो 1800 का अलग अलग भी लिख सकते हो ऐसे, 1000 का 75%, ठीक है। अब ये 1000 लिखने से शायद थोड़ा गलत हो जाए, क्यों हम बता रहे, क्योंकि वो 1000 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारा डेटा में जीरो लगा दिया है, तो 1000 और उसके पीछे और 3 जीरो, ठीक है, मतलब डेटा को ठीक किया मैंने। और 800 जो है वो 800 और उसके बाद और 3 जीरो इंटू 75%, ठीक है। तो ये अमाउंट होगा, अब ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5000 प्लस 1000 प्लस 8000 इंटू 75%, ठीक है। तो 5000 प्लस 1000, ठीक है,
प्लस 8,000, ठीक है, ये हो गया इंटू 75%, क्योंकि सभी में तो 75% लगाना है, ठीक है। तो ये आ रहा है 105 और 1,05,00,000, ये इतना हो गया। अब देखते हैं माइनस करने से कितना आएगा। 43,12,500। तो अच्छा, ये क्या गलत आ गया, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। मैम वो 1,05,00,000 नहीं, वो 51,00,000 आ रहा है। अच्छा अच्छा, 51,00,000 आ रहा है, ठीक है। तो 51,00,000 माइनस करते, 43,12,500 माइनस 51,00,000, मतलब 7,87,500। हाँ, अगर ये आ रहा है तो ठीक है, 7,87,500। तो मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया है, लिखा हुआ ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। हम 5,000 लेके ही कर लेते, ठीक है, 1,000 लेके कर देते, 1,000 और ये 800 लेके कर देते, फिर लास्ट में जीरो लगा देंगे, ठीक है। 75%, तो ये आ गया, हाँ, 5,100 और इसमें 3 जीरो लग जाएगा, 5,100 और इसमें 3 जीरो लग जाएगा, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन ये ठीक है, ये गलत हुआ है। तो अब ये क्या आया बोलो, कैपिटल रिजर्व की गुडविल 43,12,500 का पेमेंट किया खरीदने के लिए, लोगों का बिजनेस का शेयर और प्रॉफिट, शेयर के साथ प्रॉफिट लेना जरूरी है। और बदले में सॉरी, इतना हम लोगों ने खरीदा, ये खरीदने के लिए इतना पेमेंट किया, तो बोलो गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व। ये खरीदा ना हम लोगों ने, 51,00,000 का चीज मिला, बदले में पेमेंट किया 43,12,000, ये तो मेरा कॉस्ट है जो मैंने पे किया, बट मिला मुझे इतने का चीज, बोलो मैम बेनिफिट कैपिटल है। रिजर्व। हाँ, बेनिफिट है, तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व बन गया। और क्या निकालना है हम लोग को, बोला है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के बताओ, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर निकालेंगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से में क्या क्या जाता है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से में तो सभी चीज जाएगा, बट उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल किसका, बी लिमिटेड का, कितना है 5,000, ठीक है। इसमें माइनॉरिटी वाले को कितना हिस्सा मिलेगा, अगर 75% होल्डिंग का है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 25% होगा। अब इस पे तुम लोग बोलोगे कि मैंने क्यों 125% ये सब नहीं लगा, ये खरीद थोड़ी ना रहे, ये बचे हुए लोग हैं जो होल्डिंग होने के बाद बचे हुए लोग, तो उनका शेयर होल्डिंग का परसेंटेज कम होता है, लेकिन उनको कुछ खरीदना नहीं है, वो तो एग्जिस्टिंग लोग हैं, ठीक है। तो 5,000 इंटू 25%, तो ये हो गया मेरा 12,50,000, ये पहला आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिलोंग करेगा, वो भी बताते हैं। देखो यहां तुम लोग देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर देखने को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक ऐसा शेयर है जिसका कोई शेयर होल्डिंग नहीं, सॉरी, वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। तो वोटिंग राइट नहीं है तो खरीदने वाला क्यों खरीदेगा, मतलब होल्डिंग कंपनी कभी भी प्रेफरेंस शेयर नहीं खरीदती है, वो इक्विटी ही खरीदती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो मतलब अमाउंट है वो फुल्ली बिलोंग्स टू जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, मतलब 6% प्रेफरेंस शेयर्स जो है, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितना भी है वो पूरा का पूरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा, यानी 1,000, ठीक है। और क्या मिलेगा, और जो है रिजर्व प्रॉफिट ये मिलेगा, ठीक है, मतलब कैपिटल और रिजर्व प्रॉफिट यही तो निकालना है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का कितना मिलेगा, 1,000 का जो है 25% और जनरल रिजर्व 800 उसका 25%, मतलब हम दोनों मिला के लिख दे, प्री एक्विजिशन पीएल एंड रिजर्व, ठीक है। ये टोटल हो रहा है हम लोग का 1,000 प्लस 800, मतलब 1,800 और यहाँ पर और 3 जीरो इंटू 25%, 180 का 25% हम कर लेते, फिर हम अपने हिसाब से जीरो ऐड कर लेंगे,
तो ये हो गया 180 हो रहा है या फिर 1800 हो रहा है। 1000 प्लस 800 मतलब 1800। और उसके बाद अच्छा तो 1800 लेना है मुझे। 1800 इंटू 25%। ठीक है, तो ये 450 आ रहा है, मतलब 450 और उसके बाद और 3 जीरो। ठीक है, 450 उसके बाद और 3 जीरो। अच्छा, और देखते हैं क्या है। पोस्ट पोस्ट में भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, तो पोस्ट है 790 का जो है 25%। 790 था। मतलब 197.5, मतलब 1975 और 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1,97,500। अच्छा, तो 1,97,500 आ गया, 450 आ गया। अच्छा, और क्या आएगा, और जो है डिविडेंड भी आएगा। ठीक है, डिविडेंड भी आएगा। तो माइनॉरिटी का गया 197.5, ये ठीक है। हम एक बार जस्ट चेक कर रहे हैं, काफी सारा आइटम है ना, तो ये 450 ये भी ठीक है। माइनॉरिटी का ये वाला ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल ये भी ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, और एक कुछ जाएगा। जनरल रिजर्व पीएल, ये तो ले लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अच्छा, और एक जाएगा हम लोग का डिविडेंड। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, और डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, डिविडेंड देके करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बार चेक करते रुको, एक सेकंड, सही हुआ है कि नहीं अमाउंट। क्योंकि मैंने सब जीरो दे के लिखा है ना। 1000 1000 ठीक है, प्लस 45,197,500, 28,97,500। ठीक है, 28,97,500। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा हो गया। अच्छा, डिविडेंड जो है वो हम लोग अलग से दिखाएंगे। ठीक है, मतलब वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इसमें ऐड तो नहीं होगा, वो हम लोग माइनॉरिटी को जितना डिविडेंड मिलेगा वो हम लोग दिखाएंगे कि उनको कितना डिविडेंड मिलेगा। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, ये देखो हमें बोला था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ये जो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से में क्या क्या रह जा रहा है और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या क्या जा रहा है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से में ये सब रह जाएगा। ठीक है, और डिविडेंड तो देखो दोनों कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो बी लिमिटेड जब अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी हिस्सा आएगा, लेकिन उसमें ये इसमें ही वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, जब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल कैलकुलेट करते हैं, मतलब नेट वर्थ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या क्या हिस्सा है वो हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो नेट वर्थ में शेयर कैपिटल दो तरीके का आ गया, इक्विटी प्रेफरेंस, प्रेफरेंस सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा, और जो प्रॉफिट्स है वो दिखाया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला हो गया। अच्छा, इलास्ट्रेशन 9, ये अभी कर सकते हैं? नहीं, ये अभी नहीं कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन 9, इलास्ट्रेशन 10 हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब हम लोग 11 कर सकते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 11 ये हम लोग कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन 11 में क्या बोला है कि
एज लिमिटेड एस लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2002 पीपी दिया है दोनों का, इन्वेस्टमेंट दिया है। तो इन्वेस्टमेंट किसने किया है? एज लिमिटेड, जिसको हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। एज लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है किसमें? इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर परचेस किया है, कितना सारा? 8000। ठीक है। तो उसके बाद बोल रहे करेंट एसेट, शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 ईच करके दोनों का शेयर कैपिटल बताया है, 1,50,000 रुपीज का और 1 लाख का। और प्रॉफिट एंड लॉस बताया, ट्रेड पेबल बताया है। फिर बोल रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में एज लिमिटेड ने एक्वायर किया है शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जुलाई एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/4/2001 वाज 30,000। प्रिपेयर करने बोला है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एज लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी, मतलब दोनों का बैलेंस शीट हमें मिक्सड अप करके बताना है 31 मार्च 2002 का। ठीक है। अच्छा देखो इलास्ट्रेशन 11, पहले हम डेटा दिखा देते क्या क्या बोला है हम लोग को। इलास्ट्रेशन 11, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या बोला है कि एज लिमिटेड ने एक्वायर किया है 17/2001 को, 17/2001 को एक्वायर किया है। ठीक है। एक्वायर एस लिमिटेड फॉर कितने परसेंटेज ऑफ शेयर के लिए वो निकालना पड़ेगा, बोला नहीं है। बोल रहा है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड 1/4/2001 में 30,000 था, 30,000 पीएल था। ठीक है, 30,000 पीएल था 1/4/2001 में एस लिमिटेड का। ठीक है, ये एस लिमिटेड का प्रॉफिट है, ये हम लोग को बता दिया है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल सकते हो, ज्यादा तो कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, बताया है। देखो 8,000 जो है एज लिमिटेड ने शेयर एक्वायर किया है, किसका? एस लिमिटेड का। तो एस लिमिटेड का कितना सारा शेयर था, कैसे पता चलेगा? शेयर कैपिटल देख के पता चलेगा। एक एक शेयर 10 रुपए का है, टोटल 1 लाख का कैपिटल था, तो कितना शेयर्स था उसमें? आउट ऑफ 8,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 8,000 एक्वायर हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। बोलो कितना मैम होगा? 80%, 80%। हाँ 80%। हाँ 80% होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8,000 शेयर्स एक्वायर हुआ है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1 लाख जो है शेयर कैपिटल दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा इनटू 100। तो ये करने से हो जाएगा 80%। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होल्डिंग हो जाएगा कितना? 20%। अगर इसका 80% है तो इसका 20% हो जाएगा। अच्छा, फिर और क्या बोला है? बोला है कि इन्वेस्टमेंट, चलो ये क्या है? ये कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है ना कि एज लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट है उसने उसको कितने से परचेज किया? 1,26,000 से। करेंट एसेट है, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एस लिमिटेड का एंड में है 40,000। ठीक है, पीएल जो है एस लिमिटेड का वो है हम लोग का 40,000। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि एस लिमिटेड का पहले प्रॉफिट था इस डेट पे 30,000 और इस डेट पे हुआ 40,000, तो उसने, ये कौन सा डेट है? ये है 31 मार्च 2। तो कितना प्रॉफिट एक्वायर किया ड्यूरिंग द ईयर? 10,000। 10,000 में 10,000। अब बोलो इसमें से 10,000 प्रॉफिट को हम लोग क्या प्रॉफिट बोलेंगे? क्या ये पूरा पोस्ट मैम एक्विजिशन पोस्ट होगा? एक्विजिशन प्रॉफिट। हाँ ठीक है, लेकिन पूरा हो रहा है क्या? थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस दिखेगा तुम लोग को। देखो एक्वर हुआ है कौन से डेट पे? ये वाला दिख रहा है, ये वाला लिखा है ना मैंने, एक्वर हुआ है इस डेट पे फॉर 80%। ठीक है, तो एक्वर होने के पहले के पीरियड को क्या बोलोगे और एक्वर होने के बाद के पीरियड को क्या बोलोगे? बोलो, एक्वर यहाँ हुआ है तो एक्वर करने के बाद के पीरियड को क्या बोलोगे? अरे पोस्ट एक्विजिशन। और इसके आगे का? प्री एक्विजिशन।
प्री एक्विजिशन। ठीक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा जो है अब क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा। पहले हम लोग को ये स्टार्टिंग में ही बोल रहा था तो पूरा पता चल रहा था, अब यहाँ एक्वर हुआ तो एक्वर होने के बाद पोस्ट, एक्वर होने के पहले प्री। तो ये 10,000 जो प्रॉफिट है ये तो पूरे साल भर में इन्होंने कमाया है, ठीक है, लेकिन ये 10,000 प्रॉफिट का जो प्री एक्विजिशन में कमाया गया है, मतलब 10,000 जो अर्न हुआ है बाय एस लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, अब उसका ट्रीटमेंट एस जो होल्डिंग कंपनी है उसके लिए तो अलग होगा ना। होल्डिंग कंपनी एक्वायर होने के बाद जितना प्रॉफिट हो रहा है वो तो होल्डिंग का रेवेन्यू इनकम होगा, और बाकी जो है वो उसको परचेस करना पड़ेगा शेयर के साथ, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो वो कैसे निकालोगे? ये जो 10,000 है ये तो 12 मंथ्स का प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये प्री एक्विजिशन पीरियड कितने मंथ का है मुझे ये बताओ। ये अप्रैल से लेके जुलाई तक, 1 जुलाई, बोलो कितना मंथ हो रहा है? बोलो। अप्रैल, मैम 4 months। अप्रैल मई जून 3 मंथ्स, जुलाई का 1 तारीख ना तो 3 मंथ्स। जुलाई अगर एंड तक होता तब 4 मंथ्स होता, तो ये 3 मंथ्स है, तो ये कितना होगा? जुलाई 1 से लेके फुल जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना हो जाएगा फिर? दिसंबर जैन फेब मार्च, कितना हो जाएगा? 9 मंथ्स, ठीक है। अब ये 10,000 प्रॉफिट का 2 तरीके का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। प्री पीरियड के प्रॉफिट का अलग ट्रीटमेंट होगा, पोस्ट का अलग। अब मुझे ये बताओ, ये जो 10,000 प्रॉफिट है इसमें प्री पीरियड में कितना हुआ होगा? कैसे निकालोगे? जब हमें कुछ बोला नहीं है तो हम लोग मानेंगे पूरे साल भर यूनिफॉर्म प्रॉफिट था, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 10,000 प्रॉफिट अगर अर्न हुआ है 12 मंथ्स में, ठीक है, तो 3 मंथ्स में कितना हुआ है? ठीक है, बोलो समझ में आया ना? हम लोग क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है तुम लोग को? 2,500, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 मंथ्स। 7,500। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी, जब होल्डिंग होने का मतलब जब तक एक्वर नहीं कर रही है तब तक, तब उसके पहले का जो प्रॉफिट उसको तो हम लोग प्री पीरियड का प्रॉफिट बोलेंगे। प्री पीरियड का प्रॉफिट खरीदना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरे मेहनत से कमाया हुआ नहीं है ना। और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट जो है वो तो होल्डिंग बोलेगी, मतलब जो कंपनी एच लिमिटेड है वो बोलेगी इसमें तो ये तो मैंने ही कमाया है, इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये जो 2,500 है इसको अर्न करने में होल्डिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसीलिए इस प्रॉफिट को उसे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो ये बाइफर्केशन करना पड़ा हमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। क्या ये चीज समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। अच्छा, कोई डाउट है तो किसी का पूछ सकते हो, और अगर समझ में आया तो ठीक है। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है देखो। अब हम लोग को तो पूरा बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या निकालना है? गुडविल आया कि कैपिटल रिजर्व आया, ये ट्रांजैक्शन करके यही निकालना है, ठीक है। अब तुम लोग जो चाहो लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखोगे तो भी बात बराबर है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व लिखोगे तो भी बात बराबर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मुझे ये बैलेंस शीट देख के बताओगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? अभी मैंने बताया भी तुम लोगों को, यहाँ से देख के बताओ कि एच लिमिटेड, 1,26,000। हाँ 1,26,000, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस शीट देख के ही पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो हमारा छोटा क्वेश्चन तो होगा नहीं, ये बैलेंस शीट में ही दे देता है नॉर्मली। अब इसमें ना कोई डिविडेंड वाला पॉइंट तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एफर्ट ये सारी चीजों पे दिया है, तो डिविडेंड नहीं है, कुछ प्री पोस्ट है नहीं, तो फिर लेस वेस करने का कुछ नहीं है। यहाँ से सिंपल लेस करेंगे 80% ऑफ होल्डिंग in net worth of
एस लिमिटेड, ठीक है। तो एस लिमिटेड का निकालना पड़ेगा हमें नेट वर्थ, ठीक है। एस लिमिटेड का नेट वर्थ कैसे निकालोगे, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीका होता है, ठीक है। टोटल एसेट माइनस जो है आउटसाइडर लाइबिलिटी, या फिर इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ इक्विटी शेयर और रिजर्व सरप्लस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है एस लिमिटेड का, 1 लाख, ठीक है। अच्छा 1 लाख में देखो शेयर कैपिटल है 1 लाख, इसमें से इनको कितना मिलेगा हिस्सेदारी, 80%। ये हो गया शेयर कैपिटल का हिस्सेदारी, ठीक है। वही तो लेने गए थे, बट रूल्स क्या है भाई, शेयर के साथ रिजर्व सरप्लस एडेड होता है, सिर्फ शेयर नहीं ले सकते हो, तो रिजर्व भी लेना पड़ेगा। अब कौन सा रिजर्व ले, जो मैंने कमा रखा है, ठीक है, उसमें भी आप अपना हिस्सा लो। अब हिस्सा लोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट फिर कितना है, मुझे बता सकते हो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, यहाँ ड्रॉ देख के बता सकते हो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है। कितना कितना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, कोशिश तो करो। 2001 में बोल रहे एस लिमिटेड का प्रॉफिट इतना दिख रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है, इस साल के स्टार्टिंग में इतना दिख रहा था, और उसके बाद उन्होंने 3 मंथ्स में इतना कमाया, फिर उनको किसने एक्वायर किया, एच लिमिटेड ने। तो जब एच लिमिटेड डील करने आया तो उसको जितना प्रॉफिट दिख रहा होगा एच लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो पूरा उसका प्री एक्विजिशन हुआ ना उसके एक्वायर करने का पहले, तो ये पूरा अमाउंट होगा। बोलो कितना होगा, बोलो। मैम 30,000, 32,500। हाँ 32,500 यही दिख रहा होगा ना उसको, 32,500 इंटू जब वो उसका बैलेंस शीट लेके रीड करेगा तो उसे दिखेगा ना भाई प्री एक्विजिशन में 32,500 प्रॉफिट है, वो मुझे परचेस करना पड़ेगा, लेकिन पूरा नहीं, 80%, जितना होल्ड करोगे उतना। तो अब टोटल करो 1,32,500, ठीक है, मैंने दोनों को मिला दिया, इंटू 80%, 1,06,000, ठीक है, माइनस 1,26,000, तो ये कितना आ गया 20,000। अब बोलो गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व, 1,26,000 पेमेंट करके 1,06,000 का चीज खरीदा हम लोगों ने, तो बोलो गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व, मैम गुडविल। मैम गुडविल। गुडविल, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जब डील करने गए उसके पहले उसके बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट दिखेगा वही उसका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा कंसेंट्रेशन के साथ और समझ के करना है तो हो जाएगा। देखो ये तो रट के होने वाला चीज है ही नहीं, कब खरीद रहा है कब जो है बेच रहा है, तो इस पे काफी सारा चीज डिपेंड करता है। अब हम लोग बनाएंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो हमें बनाने के लिए बोला, ये बेसिकली वर्किंग नोट भी मान सकते हो, मेन आंसर तो हमारा ये है, consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited as at 31st of March 2002। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन बनाएगा, ऑब्वियसली जो होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, वही बनाएगा कि मेरे यहाँ पर एक दूसरे कंपनी का बैलेंस शीट जो कि अब मेरा ही है, क्योंकि मैंने होल्डिंग कितना कर लिया है, मोर देन 50%, तो मेरा हो गया ना ओनर, ठीक है, मालिक हो गया है ये। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आएगा हम लोग का इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फॉर्मेट तो जैसा होता है वैसा ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यहाँ पर नोट नंबर, यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। अच्छा इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हम शॉर्ट में ही लिख देंगे इसके बाद, क्योंकि इतना सारा चीज लिखना होता है तो टाइम ज्यादा लग जाता है और कुछ नहीं। रिजर्व सरप्लस, ठीक है। अच्छा और क्या आएगा, अच्छा ये सब चीज था क्या, बिल्कुल था। देखो शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा, रिजर्व सरप्लस भी है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने पीएल इतनी सारी चीजों पे बात किया। और लाइबिलिटी में क्या दिखेगा, ट्रेड पेबल दिखेगा, ठीक है। लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल जो कि करेंट लाइबिलिटी के अंडर आएगा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा लाइबिलिटी साइड में आता है, ये हम लोगों ने डे 1 में देखा था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जस्ट इसके बाद ही लिखना होता है, और करेंट लाइबिलिटी इसमें एक ही चीज है, ट्रेड पेबल, ठीक है, और कुछ नहीं है। बैलेंस शीट
ये बनाना आसान होता है नॉर्मली, इसमें बैलेंस शीट में ज्यादा कुछ झमेला नहीं देता है। मेन जो है हमें वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह निकालने आना चाहिए। एसेट्स, अच्छा एसेट साइड में क्या क्या लिखेंगे, देखते हैं क्या अवेलेबिलिटी है एसेट साइड में। पीपी था, ठीक है, पीपी किस में आता है, नॉन करेंट एसेट में, ठीक है, तो वो हेडिंग जो है वो हमें जरूर फॉलो करना चाहिए, नॉन करेंट एसेट, इसके अंडर लिखो पीपीई, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से चलना जरूरी है। करेंट एसेट, अब करेंट एसेट था सिर्फ करेंट एसेट के नाम पे, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को इसको रेडी करना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये बन गया यहाँ पर एसेट का टोटल। अच्छा अब हम लोग अपना नोट्स टू अकाउंट्स को रेडी करेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स, सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। और देखो मैंने पहले दिन तो बताया था, लास्ट दिन भी एक बैलेंस शीट बनाते वक्त मैंने तुम लोग को बताया कि शेयर कैपिटल का कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो देखो जो होल्डिंग कंपनी है उसी का शेयर कैपिटल सिर्फ हम लोग दिखाएंगे, जो एस लिमिटेड है उसका नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसका शेयर कैपिटल उसके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट हो रहा है ना, तो फिर उतने अमाउंट से वो जो है एडजस्ट होकर गुडविल या कैपिटल रिजर्व में आ जाता है। ये देखो 1 लाख का 80% ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट के साथ एडजस्ट हुआ हुआ है। हम एकदम स्टार्टिंग डे पे तुम लोग को बता दिए थे, ये देखो हम दिखाते हैं, मैंने काट के लिख के दिखाया था कि क्यों होगा। यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये वाला यहाँ पर शायद कहाँ चला गया, हाँ ये देखो, ये दोनों चीज तो हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोगों ने खुद ही खुद मतलब जो हमारा कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा शेयर कैपिटल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। वैसे ही तो सीओसी निकलता है, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है उसके साथ शेयर कैपिटल एडजस्ट होता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल किसका लिखा जाता है, ओनली एंड ओनली होल्डिंग कंपनी का लिखा जाता है, जो कि है 1,50,000। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो ये हो गया 1,50,000 रुपीज में, ठीक है। शेयर कैपिटल बन गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पॉइंट 2 में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छा इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो रिजर्व सरप्लस में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। होल्डिंग अपना पूरा लिखेगा कि मेरा पीएल तो इतना है, ठीक है। अगर हम किसी का शेयर होल्ड नहीं भी करते तो मेरा पीएल कितने का दिखता, सिंपल 50,000 का दिखता। अब क्योंकि मैंने किसी और का शेयर होल्ड किया है तो मैंने उसका प्रॉफिट भी खरीदा है, तो उसका प्रॉफिट मुझे लिखना पड़ेगा। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 32,500 का, 32,500 का 80, सॉरी प्री तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, हम गलत बता दे रहे थे, प्री तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अब ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, मतलब एच लिमिटेड ने इसका शेयर एक्वायर करने के बाद, मतलब होल्डिंग हो जाने के बाद जो प्रॉफिट कमाया, क्योंकि प्रॉफिट के साथ रेवेन्यू प्रॉफिट ही ऐड होगा। ये कौन सा प्रॉफिट है, ये एच लिमिटेड का खुद का अर्न किया गया प्रॉफिट है। अब एच लिमिटेड फिर से खुद का अर्न किया गया प्रॉफिट को ही लिखेगी, जो कि एस लिमिटेड को एक्वायर करने के बाद उसने अर्न किया है। तो एस लिमिटेड को एक्वायर करने के बाद जो प्रॉफिट अर्न हुआ है 9 मंथ्स में वो है 7,500 टोटल। ये कौन सा प्रॉफिट है, पोस्ट एक्विजिशन। और यही हम बैलेंस शीट में पीएल में दिखाएंगे, क्योंकि एज लिमिटेड ये प्रॉफिट को, ये जो 32,500 है ये खुद का प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, बोल रहा है किसी और का प्रॉफिट हम खरीद रहे हैं, और ये मेरा क्या है, ये मेरा खुद का प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो हम खुद ओनर हो गए, तो मेरा ही कंपनी है, मैंने 7,500 कमाया, लेकिन इस कंपनी के फुल हिस्सेदार तो हम नहीं है, हम सिर्फ 80% के हिस्सेदारी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो पीएल है जो कि एस लिमिटेड का है पोस्ट एक्विजिशन वाला, उसका कितना परसेंट जो है इनको मिलेगा, तो 80%। पोस्ट एक्विजिशन में 7,500 का 80% मिलेगा। देखते हैं कितना होता है। मैम 6,000। हाँ 6,000 होगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 56,000। ये हो गया मेरा रिजर्व सरप्लस। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नोट है वो बनाते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अच्छा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कितना मिल रहा है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या क्या मिलेगा, शेयर
कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना हिस्सेदारी होगा, मैंने अलग से निकाला नहीं है, अगर चाहो तो वर्किंग नोट अलग से ही बना सकते हो। तो शेयर कैपिटल जितना है उसमें हिस्सेदारी होगा 20%, ठीक है। तो शेयर कैपिटल इनका कितना था, देख लो, एस लिमिटेड का हम भूल गए, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में 20% शेयर कैपिटल, 1 लाख इसका 20%, तो ये हो जाएगा हम लोग का 20,000, ठीक है। और क्या मिलेगा, शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखते हैं कितना होगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहले भी था, बाद में भी था, इनका कुछ प्री पोस्ट वाला बात नहीं है। तो ड्यूरिंग द ईयर टोटल जो प्रॉफिट हुआ, पहले कितना था 30,000, उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा बना होगा जरूर, ठीक है। मतलब इसके पहले जो भी प्रॉफिट था वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जरूर मिला होगा अगर डिविडेंड बटाए तो। और इस साल कितना प्रॉफिट है, 40,000 प्रॉफिट हुआ टोटल, पहले स्टार्टिंग में था 30, अर्न किया 10, तो टोटल प्रॉफिट 40,000, इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा कितना होगा, 40,000 में 20%। इनका कोई प्री पोस्ट वाला बात नहीं होगा, क्योंकि इनका ये तो पहले भी थे बाद में भी है, ठीक है, ये थोड़ी ना कोई चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8,000, तो ये बन गया टोटल 28,000, ये हो गया मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अच्छा, इसके बाद 4th नंबर में हो जाएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल सिंपल का लिखेंगे, बस दोनों को ऐड कर देंगे। डेट का है 1 लाख और ये है 60,000, 1,60,000 हो गया। और इसके बाद पीपी है, ये भी सिंपल है, दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, एज लिमिटेड का 1 लाख और 1,30,000, 2,30,000 पीपी बन गया, ठीक है। अच्छा, और गुडविल हम लोगों ने शायद सीओसी में जनरेट होते हुए देखा, हाँ, तो फिर एक इंटेंजिबल एसेट भी आ जाएगा, वो तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तो और एक नोट बनेगा यहाँ पर, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुडविल, किसके है ये गुडविल, एज लिमिटेड का। कितना गुडविल हुआ था, 20,000 शायद, ठीक है। अब देखो, मैंने ये जो ऊपर तुम लोग को कैलकुलेशन दिखा दिया ना, अगर तुम लोग इसे वर्किंग नोट नंबर 1 बना दोगे तो फिर वहां पर तुम लोग को ये चीज लिखना पड़ेगा, या फिर ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो करना जरूरी है, किसी भी एक तरीके से करना जरूरी है। तो ये हो गया गुडविल 20,000। और करेंट एसेट एज लिमिटेड का, एस लिमिटेड 74 था और 70, ठीक है, 74 और 70, तो 1,44,000, ठीक है। अब लिख दो एक के बाद एक, आंसर आ जाएगा टोटल करने से। 1,50,000 शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2 56,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नोट नंबर 3 28,000, करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल 1,60,000। अब देखो कितना होता है, 1,50,000, 1,60,000, 28, 56, 3,94, ठीक है, 3,94 आ गए, 3,94,000। अच्छा, नॉन करेंट एसेट में पीपीई, ये हो जाएगा मेरा 5th नंबर। अच्छा, यहाँ करेंट एसेट के ऊपर मुझे एक और नोट डालना पड़ेगा, ठीक है, अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो स्टार दे के लिखो, हम तो भूल गए। यहाँ पर हो जाएगा नॉन करेंट एसेट के अंदर ये हो गया टेंजिबल इंटेंजिबल, गुडविल और करेंट एसेट, ठीक है। तो पीपी हम लोग का नोट नंबर 5 2,30,000, गुडविल 20,000।
और 7th नंबर नोट में चला जाएगा करेंट एसेट 144। बस चेक करके देखना है कि मैच हो रहा है कि नहीं। -164 -2,30,000, हाँ मैच हो रहा है। 3,94,000, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। ये हो गया मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अच्छा, और अगर कैपिटल रिजर्व होता तो रिजर्व सरप्लस में ऐड करके लिखना पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलास्ट्रेशन 12। ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कर सकते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है कि from the balance sheet and information given below, prepare consolidated balance sheet of Virat and Anushka. अच्छा, as at 31st March, Virat Limited holds 80% of equity shares in Anushka Limited since इट्स इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। देखो यहाँ पर ये अलग पॉइंट बताए, मतलब इसके हिसाब से क्वेश्चंस का आंसर हमारा थोड़ा चेंज करेगा, क्योंकि बोल रहा है कि जब से ये अनुष्का लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ है तभी से विराट लिमिटेड का शेयर 80% इसमें होल्डिंग है। मतलब डे वन से, जब से ये कंपनी का जन्म हुआ है तब से 80% शेयर जो है होल्ड कर रहा है दूसरा वाला कंपनी, ठीक है। मतलब विराट लिमिटेड होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या हुआ बोलो तो, क्या इसमें प्री पोस्ट का कोई बात आएगा या सभी जो है वो पोस्ट होगा, ये बताओ। अगर डे वन से, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट होने का मतलब क्या है, जब से कंपनी बना तब से अगर कोई होल्डर है उस कंपनी का, चाहे कोई भी कंपनी हो, तो जो भी मतलब रिजर्व सरप्लस का जो भी अमाउंट रहेगा, चाहे पीएल हो चाहे जनरल रिजर्व हो, कुछ भी हो, वो सारा प्री होगा कि पोस्ट होगा? मैम सारा पोस्ट होगा। सारा पोस्ट होगा, ठीक है। प्री का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि जब से ये इनकॉर्पोरेट हुआ है तब से होल्डिंग है इसका, ठीक है। तो फिर इसका मतलब सब पोस्ट होगा, पोस्ट का ट्रीटमेंट हमें करना है। शेयर कैपिटल बताया है, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, पीपीई, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो शेयर कैपिटल बता रहा है ये जो होल्डिंग कंपनी है उसका 60,000 10 करके, और जो सब्सिडियरी है 40,000 10 करके। रिजर्व सरप्लस में बोला है जनरल रिजर्व 1 लाख, ठीक है। शेयर इन, अच्छा कितने का शेयर है, मतलब कितने रुपए से शेयर्स खरीदे गए हैं, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है, 3,20,000, ठीक है। हम लोग को बोला है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दिखाओ, ठीक है। चलो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दिखाते। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे, हम लोग का गुडविल आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है, ठीक है। तो देखो इलास्ट्रेशन पर यहाँ पर बोला है इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया हुआ। फ्रॉम द balance sheet or an information given below, prepare consolidated balance sheet on as at 31st March। अच्छा, तो V जो है वो होल्डिंग कंपनी है, A जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है। कितना होल्ड कर रहा है? 80% फ्रॉम द डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा, अब और क्या बोला है देखते हैं। शेयर कैपिटल बताया है, ठीक है। शेयर कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख। मतलब ये जो है ए, इसका शेयर कैपिटल है 4 लाख, ठीक है। 4 लाख का, 4 लाख में 80% हिस्सेदारी होगा इसका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिजर्व सरप्लस, वो एक बार देख लेते हैं। ये 1 लाख 1 लाख ही है, उससे ज्यादा कुछ दिया नहीं। रिजर्व सरप्लस 1 लाख, ठीक है। तो रिजर्व सरप्लस है यहाँ पर 1 लाख दिख रहा है, ठीक है। तो अब डे वन से ही अगर है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पोस्ट, ठीक है। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। ये पोस्ट एक्विजिशन है, ठीक है। और नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, ठीक है। चलो तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करेंगे, यानी गुडविल है कि जनरल रिजर्व है, वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट,
ये जो इन्वेस्टमेंट किया मतलब किसी और का शेयर खरीदा गया तो कितने रुपए से खरीदा गया है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये रहा 3,20,000। डिविडेंड वगैरह इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तो कॉस्ट को रिड्यूस करने का भी हमें कोई यहाँ पर चांसेस नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ से लेस करेंगे नेट वर्थ, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन नेट वर्थ ऑफ ए लिमिटेड। तो 80% इन नेट वर्थ ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। तो 80% ले लिया। नेट वर्थ ऑफ ए लिमिटेड क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, इसका 80% लेंगे। और सिर्फ शेयर लेने से तो नहीं होगा, प्रॉफिट भी जो है एक्वर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो जो प्रॉफिट है, क्योंकि प्री वाला कुछ है नहीं, एक्वर क्या करना पड़ता है, अगर एक्विजिशन के पहले सब्सिडियरी कंपनी ने मेहनत से कुछ कमा रखा है तो खरीदना पड़ेगा। तो ये तो डे वन से ही जो है होल्डिंग वाला कंसेप्ट बियर कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। प्लस और कुछ नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट इधर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3,20,000 ही होगा। देखो 4 लाख का 80%, अच्छा मैंने बाहर भी 80% लिख दिया है, 4 लाख का 80%, तो ये कितना हो जाएगा 3,20,000, ठीक है। तो 3,20,000 का परचेस किया, 3,20,000 का ही शेयर का वैल्यू था, शेयर प्लस रिजर्व सरप्लस, जो कि रिजर्व सरप्लस यहाँ एग्जिस्ट किया नहीं। तो अब बोलो ये जो आंसर आया ये तो जीरो आया। अब ये गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ना तो मेरा, हाँ, ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे, अब ऐसा है तो ऐसा मत सोचो कि गलत लिख दिया हम लोगों ने, ऐसा कोई बात नहीं, गलत नहीं है, हो ही सकता है। अब डे वन से कर रखा है ना, तो फिर वैल्यूएशंस तो पता ही है स्टार्टिंग से ही, तो एक्स्ट्रा भी नहीं लिया कम भी नहीं हुआ, एकदम एग्जैक्ट चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे अपना कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, consolidated balance sheet as on consolidated balance sheet of Virat Limited as on डेट क्या है, 31st March 2001। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, अच्छा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहले इसके अंडर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, फिर यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल, फिर यहाँ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फिर सेकंड में हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। थर्ड नंबर पे देखते हैं बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, अब लिखेंगे इक्विटी लिख लिया, शेयर कैपिटल रिजर्व, अच्छा लॉन्ग टर्म बोरिंग है, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग, अच्छा नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसके अंडर हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। अच्छा, और कुछ है, ट्रेड पेबल, करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एसेट्स, ठीक है। इसमें नॉन करेंट एसेट होना चाहिए, देखते हैं नॉन करेंट एसेट तो है पीपीई, और इन्वेस्टमेंट तो नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ जो है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी वाला इन्वेस्टमेंट था। इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे मान लो जो विराट लिमिटेड है उसने कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट भी खरीद रखा है एक्सेप्ट ये जो सब्सिडियरी वाला है, तो हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ सब्सिडियरी वाला है, तो फिर ये तो हट जाएगा क्योंकि वो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पीपीई, नॉन करेंट एसेट में पीपीई आ जाएगा। अच्छा, करेंट एसेट में इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 3 चीज है, ठीक है, 3 आइटम्स है करेंट एसेट में, इन्वेंट्रीज
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम लोग एक एक करके ये नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल किसका लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का, ठीक है। सब्सिडरी का तो एडजस्ट होता है। 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। रिजर्व सरप्लस, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आएगा? चलो देखो, जनरल रिजर्व तो जो होल्डिंग कंपनी है वो अपना जनरल रिजर्व लिखेगा, ठीक है। होल्डिंग तो अपना आराम से लिखेगा, वो तो उसके बैलेंस शीट में पहले भी था। अब वो उसमें इंक्लूड कंसोलिडेटेड कर रहा है, मतलब अपना सब्सिडियरी को भी ले रहा है, तो उसका भी जनरल रिजर्व लिखेगा, लेकिन पोस्ट पीरियड का। तो पूरा का पूरा पोस्ट पीरियड है, पूरा 1 लाख ही पोस्ट पीरियड का है। लेकिन 1 लाख पूरा नहीं लिख सकता है ना, क्योंकि 1 लाख का 100% होल्डिंग होता तो लिख लेता। 80% का होल्डिंग है तो कितना लिखेगा? 80। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा? माइनॉरिटी वाले को क्या मिलेगा? शेयर्स मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं, देखो शेयर्स कितना हो जाएगा? 20%। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, 20% था वो तो मुझे याद है। अब शेयर्स देखना पड़ेगा यहाँ पर। 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 4 लाख। ओ सॉरी, हाँ 4 लाख, 4 लाख। 20% ऑफ 4 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 80,000, ठीक है। अच्छा, 80,000, और जो है जनरल रिजर्व जो था वो भी जाएगा, ठीक है। शेयर और दोनों होता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 1 लाख का 20% यानी 20,000, यानी 1 लाख, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद फोर्थ नंबर में अब तो बस लिखना है नॉर्मल। फोर्थ नंबर ये लिखते हैं, 1, 2, 3, यहां तक हो गया। शेयर कैपिटल आया हम लोग का 6 लाख, लिख लेते हैं। रिजर्व सरप्लस आया 1,80,000, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया 1 लाख, ठीक है। अब ये वाला 4 और 5, 6 लाख, 1,80,000 और 1 लाख, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, वी लिमिटेड यानी होल्डिंग, और ए लिमिटेड यानी सब्सिडियरी, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे ये देखो, 2 लाख प्लस 1 लाख, सिर्फ ऐड करना है, 3 लाख। फिफ्थ नंबर, लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद है ट्रेड पेबल। ये भी दोनों का ऐड करना है, वी लिमिटेड और ए लिमिटेड। वी लिमिटेड और ए लिमिटेड, 1 लाख और 1 लाख, ठीक देखा मैंने? हाँ, 1 लाख और 1 लाख, यानी कि 2 लाख। थ्री लाख और 2 लाख, ये दोनों इधर आ जाएगा, 3 लाख और 2 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 + 1 6 6 6 12, 12 और 1 13,080 लाख। 13,80,000, सॉरी, हम भी क्या बोल रहे हैं, 13,80,000, ठीक है। अच्छा, अब सिक्स्थ नंबर पीपीई, सेवेंथ नंबर, एट्थ नंबर, नाइन्थ नंबर, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ नंबर पीपीई। अच्छा, पीपीई का देखते हैं, 4 लाख और 3 लाख।
7 लाख। अच्छा, पीपी के बाद 7th नंबर में आ रहा है इन्वेंट्रीज। V लिमिटेड, A लिमिटेड। तो इन्वेंट्रीज है 1,60,000, 2 लाख। $3,60,000। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल, वही V लिमिटेड, A लिमिटेड। ट्रेड रिसीवेबल V लिमिटेड 80 और 1,40,000। 220। 9th कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, V लिमिटेड, A लिमिटेड 40-60। 1 लाख। बस ये लिख देना है, ठीक है। तो 7 लाख, 3,60,000, 2,20,000, 1 लाख। 7 लाख, 3,60,000, 2,20,000, 1 लाख। अच्छा, टोटल कितना हो जाएगा? 7 3 10, 10 और ये हो गया 10 to 12 हो गया 13 लाख। 13,80,000। हाँ, मैच हो रहा है। 13,80,000, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 12, ठीक है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 12 के बाद हम लोग थर्टीन को एक बार स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पर ना दूसरा इंफॉर्मेशन है, डेप्रिशिएशन वगैरह। वो कंसेप्ट मैंने अभी बताया नहीं है, ठीक है। तो जो स्किप किया हुआ है ना, वो सभी जो है बताया हुआ नहीं है उसका कंसेप्ट अभी भी, इसीलिए स्किप करके जा रहे हैं। लेकिन हम लोग करेंगे, जब कंसेप्ट होगा तो वो भी करेंगे। 14 वाला कर सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 14। देखो इसमें क्या बोला है, इसके बारे में ना हम लोगों ने सेकेंड क्लास में शायद पढ़ा था, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था शायद, मुझे इतना याद आ रहा है। बोल रहा है कि ए लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड। मतलब 80% होल्डिंग है, सीधा बात है यही। ए लिमिटेड सेल्स इन्वेंट्री कॉस्टिंग 180 लाख टू बी लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 200 लाख। तो बोल रहा है ए लिमिटेड ने कभी बेचा था एक स्टॉक, कितने का? 200 लाख पे बेचा था, 180 लाख का था। द एंटायर इन्वेंट्रीज रिमेन अनसोल्ड विद बी लिमिटेड। लेकिन बी लिमिटेड का वो स्टॉक बिका नहीं रह गया एट द फाइनेंशियल ईयर एंड, दैट इज 31 मार्च 2001। क्या ट्रीटमेंट होगा हम लोग को वो बताना है, ठीक है। तो देखो हम शॉर्ट में बता देते हैं, बाकी तुम लोग जो है कैलकुलेशन देख सकते हो। तो देखो किसने किसको बेचा है, पूरा ड्रॉ करके दिखाते हैं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का कंसेप्ट बोल रहा है। A limited hold 80% शेयर इन बी लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 80% शेयर होल्ड कर रहा है। और ए लिमिटेड ने सेल किया है इन्वेंट्री कॉस्टिंग 180 लाख टू बी लिमिटेड। और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्या किया था? सेल किया था। ए लिमिटेड सेल्स, हाँ, ए लिमिटेड ने सेल किया था स्टॉक जिसका कॉस्ट और सेल वैल्यू हमें बताया है। कॉस्ट है 180, सेल वैल्यू है 200, ऐसे बताया गया है, ठीक है। अब द एंटायर इन्वेंट्री रिमेन अनसोल्ड। अब ये जब ईयर एंड आया, ठीक है, 31 2001, ये जब ईयर एंड आया तब बोल रहा है कि ये जो स्टॉक है ये अनसोल्ड है। स्टॉक अनसोल्ड एट बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के पास वो अनसोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड कोई दो अलग अलग नहीं एंटिटी है। ए लिमिटेड
का जो है ए लिमिटेड बी लिमिटेड का मालिक हो चुका है, मतलब पूरा पूरा कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को। तो अब ए लिमिटेड को तो पता है कि ये जो स्टॉक यहाँ दिख रहा है ना बैलेंस शीट में, बी लिमिटेड का स्टॉक किधर दिखता है, एसेट साइड में, कितने में दिख रहा होगा, उसके लिए तो कॉस्ट 20 लाख ही होगा, क्योंकि उसने तो 20 लाख से खरीदा है। लेकिन उसको पता है कि ये 20 बोल रहे 200, ये 200 नहीं हो के 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बी लिमिटेड और वो अलग नहीं है, तो वो खुद ही अपने बुक्स में अपना प्रॉफिट थोड़ी ना दिखाएगा, क्योंकि अब ए लिमिटेड का बुक्स और बी लिमिटेड का बुक्स तो बराबर है, ठीक है। तो खुद ही खुद के बुक्स में अपना प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, तो उसे प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिमिनेट तो कर देंगे, कितना एलिमिनेट होगा, 20 लाख होगा, वो भी हमें पता है, लेकिन कहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसका देखो हम लोगों ने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो तरीके का चीज यहाँ पर देखा था। हम देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, बताते हैं तुम लोग। ये देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बोल रहा है। अपस्ट्रीम मतलब अगर जो है एस लिमिटेड एच लिमिटेड को बेच रहा है, डाउनस्ट्रीम का मतलब अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड को बेच रहा है, ठीक है। डाउन क्यों? क्योंकि वो अपने से नीचे के लोगों को बेचने से डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो एच लिमिटेड का पावर ज्यादा है, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को बेचा, मतलब होल्डिंग ने सब्सिडियरी को बेचा, तो डाउनस्ट्रीम। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग ओनली। तो क्योंकि होल्डिंग को अपना प्रॉफिट पता है, तो होल्डिंग कंपनी क्या करेगा, प्रॉफिट एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तो डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एलिमिनेट करने से ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ट्रीटमेंट क्या लिखना चाहिए, हम ऐसे लिख देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इन्वेंट्री रिकॉर्डेड एट, इन्वेंट्री इतने में रिकॉर्ड होगा 180 लाख, ठीक है। और प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम होल्डिंग, दैट इज ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, जब ये प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर सकता है तो फिर उसको बुक करके क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, हमें बोला था सजेस्ट करने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर ना थोड़ा क्या काफी ज्यादा लेंदी करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग इसको जस्ट एक बार पढ़ना और लैंग्वेज जो है अपना यूज करके उसको लिख सकते हो, ठीक है। मैंने जो बोला है वो भी लिखने से होगा। तो ये देखो, दिस वुड बी द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज 200 लाख वुड बी एलिमिनेटेड बाय रिड्यूसिंग बोथ सेल्स एंड परचेज। मतलब बोल रहा है पूरे 200 लाख का जो इम्पैक्ट है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, नहीं बिका इसीलिए अनरियलाइज प्रॉफिट है, उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगा वहां पर हम लोग 200 लाख का स्टॉक नहीं दिखा सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि सब्सिडियरी का 200 लाख लिया और उसको ऐड करके इन्वेंट्रीज में लिख दिया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज में दोनों का हम लोगों ने ऐड किया था। क्यों? क्योंकि उसमें जो इन्वेंट्रीज था कहीं नहीं बोला हुआ था कि होल्डिंग ने उसे सब्सिडियरी को बेचा था, ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब होल्डिंग कंपनी अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी तो थोड़ी ना वो 200 लाख का जो है स्टॉक दिखाएगी, वो दिखाएगी 180 लाख का, मतलब प्रॉफिट को कम करके दिखाएगी, ठीक है। और अपना टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि सेल करने से उसने जीपी में रिकॉर्ड किया होगा प्रॉफिट, उसका इम्पैक्ट एनपी में आया होगा, तो उसको वो चेंज करेगी, ठीक है। तो अभी ये छोटा सा क्वेश्चन था तो मैंने लैंग्वेज में ऐसे लिख दिया। जब ये ट्रीटमेंट जो है बड़े क्वेश्चन के अंडर आएगा तो अभी तुम लोग देखोगे कि कैसे होता है। फिर बोल रहा है ए लिमिटेड होल्ड 75% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड। अब जो है परसेंटेज चेंज कर दिया, ए लिमिटेड परचेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग 150 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड। अब ए ने बी से परचेज किया है, मतलब ये कौन सा स्ट्रीम हो जाएगा, ये वाला जैसे हमारा डाउन स्ट्रीम था, ठीक है, मैम नीचे के लोगों अपस्ट्रीम को। होगा। हाँ, ये अपस्ट्रीम होगा, ठीक है। बी वाला पॉइंट हमारा अपस्ट्रीम होगा, ये अपस्ट्रीम वाला ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये अपस्ट्रीम वाला ट्रांजैक्शन है क्योंकि बी ने अपने ऊपर मतलब मालिक को बेचा था, ठीक है। 150 का बेचा था, कितने में, 200 लाख में, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, 50 लाख। तो प्रॉफिट जो है वो तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा, कितना, 50 लाख का, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, ये देखो लिखा हुआ था, ये देखो अपस्ट्रीम हुआ तो एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग से भी करना पड़ेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट से भी करना पड़ेगा, दोनों से। तो प्रॉफिट 50 लाख, तो 50 लाख का
जो है 75%, ये कम हो जाएगा जितना भी आएगा होल्डिंग से, ठीक है। और 50 लाख का 25% ये हमें कम करना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट से, ठीक है। तो 50 लाख का 25% आई थिंक 12.5 लाख होगा, और ये जो है ये 37.5 लाख होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझ लो। अब यहाँ पर किसने किसको बेचा है, सब्सिडियरी ने बेचा है होल्डिंग कंपनी को, ठीक है। सब्सिडियरी ने बेचा है होल्डिंग कंपनी को, कितने का स्टॉक बेचा है, 150 का स्टॉक, मतलब 150 लाख का स्टॉक 200 लाख में बेचा है। अब होल्डिंग कंपनी जब अपना कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी तो उसमें वो इन्वेंट्रीज को भी दिखाएगी, लेकिन होल्डिंग बोलेगी हम इसमें प्रॉफिट इंक्लूड किया हुआ है, मुझे पता है तुमने जब मुझे बेचा था तब तो हमारे अंदर रिलेशन था नहीं, तो तुमने प्रॉफिट लगा के बेचा होगा, जो कि नॉर्मल सा बात है। लेकिन अब हम और तुम अलग अलग नहीं है, तो हम लोग अपना ही स्टॉक को प्रॉफिट लगा के थोड़ी ना दिखाएंगे, पहले प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देंगे। कर दिया प्रॉफिट को एलिमिनेट, ये स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस कर दिया, ठीक है। कितने से, 50 लाख से। अब क्या करना है, ये 50 लाख का प्रॉफिट कहाँ कहाँ से रिड्यूस करना है, तो होल्डिंग कंपनी जब अपना रिजर्व सरप्लस दिखाएगी, जैसे अभी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किया ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का, तो वहां पर रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट में से 37. मतलब क्या होगा ना, ये 37.5 लाख जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी अपना ही, अब प्रॉफिट अर्न हो जाता अगर इनका स्टॉक बच नहीं जाता। अब ये भी हो सकता है, देखो ये पड़ा हुआ था इनके पास स्टॉक, तो बिक जाता तो बात अलग है, बिक गया प्रॉफिट भी कमा लिया। अब अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 50 लाख। अब ये 50 लाख का प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि हम खुद ही खुद का स्टॉक प्रॉफिट लगा के नहीं दिखा सकते, क्योंकि एस और एच अब अलग अलग नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 75% जो प्रॉफिट आ रहा है वो हम लोग को होल्डिंग कंपनी से माइनस करना पड़ेगा, और ये बाकी, क्योंकि ये जो 50 लाख का प्रॉफिट अर्न करने वाला था, ठीक है, एस लिमिटेड ने बेचा था, तो उसका जो 50 लाख का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है 2 हिस्से में बटेगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सेदारी 2 तरीके के लोगों के पास जाएगा, होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास, और दोनों पे कैसे करके माइनस करना है, उनके परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के हिसाब से हमें उसको माइनस करके दिखा देना है, ठीक है। तो 75% और 25%, ऐसा ही देखो यहाँ भी लिखा हुआ होगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, this would be the case of upstream transaction in the consolidated profit and loss account for the year ended 31st March. Entire transaction of sale and purchase of 200 lakh would be eliminated by reducing both sales and purchase. ये देखो 50 लाख का जो प्रॉफिट है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो बोल रहा है क्या ठीक करना पड़ेगा, बोल रहा है 50 लाख को रिड्यूस करना पड़ेगा पहले तो स्टॉक से, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या होगा, ए लिमिटेड शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बी लिमिटेड विल बी रिड्यूस्ड बाय 37.50 एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट of profit of B Limited would be reduced by 12.50 lakh, ठीक है। अब ये लैंग्वेज में थोड़ा लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे एकदम लिख के आ जाओगे तो फिर ये रफ वर्क हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये इंग्लिश जोड़ जोड़ के तुम लोग को लिख देना है कि क्या क्या हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। उस हिसाब से तुम लोग को इसको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो ये हम लोग का 14th नंबर वाला हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, देखो इसके बाद ये 15 वगैरह थोड़ा अलग है तो ये नहीं कर सकते अभी हम लोग। 16 हम लोग सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन कर ही सकते जो टाइम है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियसली जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना उस तरीके का है। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बोल रहा है हेमंत लिमिटेड परचेस्ड 80% शेयर ऑफ पावर लिमिटेड ऑन 1 Jan 2001 फॉर 2,10,000, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। 1 Jan 2001 में इन्होंने 80% होल्डिंग किया है, शायद देख लेते हैं। 2,10,000 का 80% शेयर होल्ड किया है। होल्डिंग कंपनी कौन है, एच लिमिटेड, ठीक है। और बोल रहा है कि कितने से लिया है, 2,10,000 से। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,10,000, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला है, देखो बोल रहा है द इशूड कैपिटल ऑफ पावर, मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है 1 Jan 2001 1,50,000। तो पावर लिमिटेड जो कि हम लोग का सब्सिडियरी कंपनी है उसका इक्विटी शेयर कैपिटल था 1,50,000 रुपीज, ठीक है, 1,50,000 रुपीज। अब क्या बोला है, बैलेंस पीएल का था 90,000, इसी डेट में पीएल का बैलेंस था ₹90,000, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001 मतलब यहाँ पर 31 दिसंबर 2001 बोल रहा है पावर लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 एंड एट ईयर एंड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड 22,500। तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है किसका, पावर लिमिटेड का, ठीक है, मतलब सब्सिडियरी कंपनी का, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑफ पावर लिमिटेड दैट इज सब्सिडियरी कंपनी का, ये हुआ है 1,20,000, ये बोला था शायद, देख लेते हैं, ओ सॉरी 30,000 बोला है, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है 30,000, ठीक है। तो ईयर एंड में कितना प्रॉफिट दिख रहा होगा, पहले कितना था 90, 90 प्लस 30 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 90 प्लस 30 ये कर सकते हैं, जिसमें से 90 हो गया अच्छा ये इसी डेट पे एक्वर भी हो रहा है क्या, ये तो पोस्ट होगा, अब डेट देख लेते हैं, एक्वर का डेट 1 जैन को परचेस किया है, ठीक है, तो ये पूरा पोस्ट एक्विजिशन है और ये 1 जैन को ही दिख रहा था, तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्री पोस्ट मिला के टोटल 1,20,000 और डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 22,500, डिविडेंड 22,500 डिक्लेयर एंड पेड, ठीक है, दोनों चीज ही बोल रखा है। What is the amount of minority interest on 1st Jan 2001 and 31st December 2001? पहले तो ये बोला है माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1st Jan और 31st दिसंबर का बताओ, ठीक है, तो हम फटाफट लिख देते, देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, 1st Jan 2001 का कितना होगा, तो 1st Jan 2001 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, माइनॉरिटी वाले को क्या मिले, मतलब इस डेट पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कितना मिलेगा, 1,50,000 जो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल था प्लस जो प्रॉफिट था, जैसा भी प्रॉफिट हो, रिजर्व सरप्लस पीएल सब मिला के होगा, तो 90,000, इसका कितना हो जाएगा 20%, ठीक है, क्योंकि वो 80% था, तो 1,50,000 प्लस 90,000 इंटू 20%, ठीक है, तो ये कितना हो गया 48,000, ये हो गया 1,2001 का। और इसके बाद जो है 31st ऑफ दिसंबर, मार्च नहीं, दिसंबर 2001 का, इस डेट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास क्या रहेगा, शेयर का होल्डिंग रहेगा, ठीक है, अच्छा, और प्रॉफिट का होल्डिंग रहेगा 90,000 जो था, ठीक है, इसका कितना 20% जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, ये 1 में हो गया, और उसके बाद क्या क्या ट्रांजैक्शन हो उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद इनका 30,000 पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसमें से डिविडेंड देना पड़ा कितना 22,500, तो प्रॉफिट का अमाउंट रिड्यूस हो गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का जितना भी बचा उसका 20%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30,000, ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, अगर तुम लोगों ने देखा है घर पे तो चेक करके देखना, ठीक है, 30,000 माइनस 22,500 इंटू 20%, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1,500 प्लस 48,000, क्योंकि वो वाला तो 48,000 ही आ रहा था ना, तो 49,500, ये दो आंसर आ गया, ये सब रुपीज में है, ठीक है, ये सब रुपीज में है कि प्री जब था, हाँ 1/1/2001 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या क्या मिला, और जब पूरा ईयर एंड हुआ तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कितना क्या मिला, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हमें वो भी निकालना है, गुडविल हो रहा है कि कैपिटल रिजर्व हो रहा है, दिखा देते हैं, तो हम थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने यहाँ ड्रॉ में लिख रखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,10,000, 2,10,000 माइनस कर देंगे नेट वर्थ ऑफ द होल्डिंग, नेट वर्थ ऑफ द सब्सिडियरी कंपनीज, और उसमें 80%, तो 1,50,000 प्लस 90,000, ठीक है, 1,50,000 प्लस 90,000 उसका 80%, शेयर 1,50,000, ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 90,000 उसका 80%, और जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो यहाँ से माइनस नहीं होगा, वो तभी माइनस हो सकता है अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो डिविडेंड तो इसके ईयर एंड में डिक्लेयर हुआ है, तो पोस्ट एक्विजिशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1,50,000 प्लस 90,000 इंटू 80%, तो ये हो गया 1,92,000, 18,000, ठीक है। अब गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व, ऑब्वियसली गुडविल हुआ, ज्यादा पेमेंट किया, मिला 1,92,000,
2000, ठीक है। तो ये हम लोग का गुडविल जनरेट हो गया। तो यही पूछा था हम लोग को, ठीक है। और ये जो डिविडेंड है, ये देखो, ये ईयर एंड में डिक्लेयर एंड पेड हुआ है, तो ईयर एंड में हुआ है तो आफ्टर एक्विजिशन, तो फिर वो पोस्ट एक्विजिशन है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब 7th वाला भी बता देते, ये तो और भी छोटा सा है। देखो यहाँ पर हमें पूछा क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये पूछा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो गुडविल हो रहा है या फिर कैपिटल रिजर्व हो रहा है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं। देखो क्या बोला है, किंग लिमिटेड एक्वायर 70% इक्विटी शेयर ऑफ क्वीन लिमिटेड, मतलब के लिमिटेड होल्डिंग, क्वीन लिमिटेड सब्सिडियरी, 70% का होल्डिंग एज ऑन 31 मार्च एट ए कॉस्ट ऑफ 140 लाख, ठीक है। तो कितने का हुआ है, 140 लाख रुपीस का जो है इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है। किंग ने क्वीन को परचेज किया 70% शेयर्स के लिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्वीन लिमिटेड का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट लोन एडवांस डिवेंचर करेंट लाइबिलिटी। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस बोला है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 20% बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट 10% डाउन करना है। किंग लिमिटेड परचेज द शेयर ऑफ क्वीन लिमिटेड एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर, फेस वैल्यू 10 करके बोल रखा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, नेट वर्थ जो है वो देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, और उसमें 70% जो है हम लोग नेट वर्थ का हिस्सा निकालेंगे तो हो जाएगा आंसर। तो 70% क्यों, क्योंकि एक्वायर कितना था, 70%। अब नेट वर्थ कैसे निकालोगे, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। टोटल एसेट में है पीपी जो कि 240 है, लेकिन उसको 20% हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब 240 प्लस 240 इंटू 20%, ये हो गया पीपी। और क्या है देखते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को लेना पड़ेगा 10% कम करके, मतलब 110 माइनस 110 इंटू 10%, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अच्छा, करेंट एसेट 140, लोन्स एडवांसेस 30, तो 140 प्लस 30 ये हो गया हम लोग का पूरा टोटल एसेट, माइनस 180 और 100, तो ये टोटल माइनस 180 और 100, ये दोनों माइनस होगा, तो दोनों को टोटल करके हम लोग माइनस कर लेंगे, और उसका 70% निकालना पड़ेगा ये पूरे चीजों का। तो देखते हैं 240 इंटू 20%, ठीक है, प्लस 240, तो ये हो गया 288, और 110 का 10% होगा 11, 11 माइनस करने से होता है 99, ठीक है, ये 99 होगा ये वाला कैलकुलेशन, प्लस 140 प्लस 30 माइनस 180 और माइनस 100, तो ये आ गया 277, इसका 70% करना है, ठीक है। तो ये हो गया 193.9 लाख, ठीक है। तो इतने का चीज मिला हम लोगों ने, पेमेंट तो सिर्फ 140 का किया, तो जो है प्रॉफिट है 53.9, और प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। प्रॉफिट है तो क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो यही निकालने बोला था, बोलो प्रॉफिट हो रहा है कि कैपिटल रिजर्व। मैंने थोड़ा काफी छोटे तरीके से, मतलब कम लिख के किया है, तुम लोग जब प्रेजेंटेशन करोगे तो पूरा लिख के कर सकते हो, ठीक है। और 8th नंबर वाला है, ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, ये हम लोग जो इलास्ट्रेशन 1 किए थे ना, सेम वैसा ही है, हमें सिर्फ बताना है। ये तो उससे भी आसान है, बोला कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है डेट ऑफ एक्विजिशन में कितना दिख रहा था और कॉन्सोलिडेटेड डेट में कितना दिख रहा था, तो वो कैसे निकालोगे, ये दोनों का एडिशन करोगे, शेयर कैपिटल प्रॉफिट और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है। ये अगर शेयर ओन है, मतलब ओनर का है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इस केस में हो जाएगा 10%, इसमें हो जाएगा 25, इसमें हो जाएगा 30 और इसमें हो जाएगा 15%। अब ये दोनों का टोटल और ये दोनों का टोटल, एक बार इस पे 10%, एक बार इस पे 10%, फिर इस पे 10%, ये दोनों पे 10%, ये दोनों पे 10%, ऐसे करके होगा। तो ये हम क्या दिखाए, ठीक है, इतना हम लोग जो है आगे चले गए, मतलब काफी सारा चीज सीख लिया है, तो ये तो आसान है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ये तुम लोग जरूर से कर लेना, ठीक है। और अगर आंसर मैच नहीं होता है बाई चांस, तो फिर हम बता देंगे क्यों नहीं मैच हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक के अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय मैम। थैंक यू बाय मैम। बाय बाय।